ऑल राइट फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका विद्यासारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप टॉपिक का नाम देख सकते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करने वाले हैं और इसमें से भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। और टॉपिक बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें बना के रखना पड़ता है और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और इसमें जो है मैं 10th स्टैंडर्ड तक का जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है कवर करने वाला हूँ। और वीडियो दो पार्ट में आएगा क्योंकि पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाना है तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए और शॉर्ट एंड सिंपल मैं रखूंगा सो दैट आपको पूरी तरह से समझ में आए और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते तो बन जाएंगे। और साथ ही साथ इस पे मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट देखो, इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज अगर इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट इमेजिन करो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है कि जो चार्ज होते हैं जब वो फ्लो होते हैं तो वो जो है अपने साथ एक चीज कैरी करते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब अगर देखो, चार्ज अगर रुका हुआ है तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज। अगर चार्ज मूव करने लग गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है। और अगर चार्ज एक्सेलरेट होना शुरू हो गया, मतलब उसके अंदर जो है एक्सेलरेशन आ गया, मेटल के अंदर, वायर के अंदर अगर एक्सेलरेट होना शुरू हो गया, एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है चार्ज की या फिर घट रही है, तो ऐसे केस में एक नया चीज हमें मिलता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अगर आप ये मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो कोई नेटवर्क से आप जुड़े होंगे, चाहे जियो का होगा, चाहे आपका एयरटेल का होगा, या फिर वाईफाई से कनेक्टेड होंगे। तो वो वाईफाई, वो नेटवर्क, वो बेसिकली एक्सेलरेटेड चार्ज का नतीजा है जिसकी वजह से जो है वेव बन रहे हैं और उसकी वजह से आप ये सब मेरा वीडियो देख पा रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ अपना टॉपिक जो है, कोई चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वायर के अंदर मूव कर रहा है उस पर रखेंगे और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में देखो क्या होता है कि अब मेटल जो होते हैं, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो वहीं पर हमारा करंट आता है, नेट करंट आता है। हालांकि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, नॉर्मल जो है सिचुएशन में भी ये चार्जेस यहां वहां रैंडमली मूव करते रहते हैं, बट उनका कोई फिक्स डायरेक्शन ना होने की वजह से नेट करंट जीरो होता है। ठीक है। और जब हम उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्जेस, सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं और उसी को हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्रेंड्स दो चीज इंपॉर्टेंट होता है समझना, एक होता है वोल्टेज और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो यहां पर हम समझते हैं, तो जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक मेटल वायर है। इस मेटल वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये रैंडमली यहां वहां मूव करते रहते हैं, ये सब इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। ठीक है। और ये चार्जेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। चार्जेस कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है। तो अब ये रैंडमली यहां वहां मूव करते रहते हैं। ठीक है। तो नेट करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जब आप इसी को आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, मान लो कोई एक बैटरी मैंने लगा दिया। ठीक है। तो ये चार्जेस, सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। ऑल चार्जेस स्टार्टेड मूविंग इन वन डायरेक्शन। और जब एक डायरेक्शन में सारे चार्ज मूव करने लग जाएंगे तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब दूसरा चीज हम लोग समझते हैं कि जो प्लास्टिक होता है, जो लकड़ी होता है, फिर जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम लोग कुचालक कहते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं फ्लो होता? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फ्लो ही नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा तो वहां पर करंट होगा ही नहीं, बिकॉज करंट का मेन कॉज, रूट कॉज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम लोग जो है करंट को हम लोग समझते हैं। तो करंट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो इसका जो सिंबल होता है वो आई होता है और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अब ये क्यू क्या है? चार्ज है। और टी क्या है? टाइम है।
मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब अगर आप यहां पर देखो, चार्ज जो है न्यूमरेटर में है, अगर नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ चार्ज कम होगा तो करंट भी कम होगा। और यहां पर टाइम देखो, टाइम बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट होता है वो कूलॉम पर सेकेंड। चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है। ठीक है, बिकॉज कूलॉम एक साइंटिस्ट है जिनका जिनके जिनका एक लॉ भी है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो रुके हुए चार्ज के बारे में उन्होंने लॉ दिया था। और इसीलिए कूलॉम जो है चार्ज है किसका, यूनिट है किसका, चार्ज का, और टाइम का सेकेंड। कूलॉम पर सेकेंड आपका जो है यूनिट हो गया। इसको हम लोग एम्पियर भी लिखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट क्या होगा, दो यूनिट है करंट के, एक कूलॉम पर सेकेंड और एक एम्पियर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चार्ज। और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, चार्ज इज सॉरी करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज फ्लो रहे हैं। मान लो मेरे पास दो कंडक्टर है, एक में जो है 2 सेकेंड में मान लो कि 10 चार्ज फ्लो हो रहे हैं, और दूसरे में उसी 2 सेकेंड में 5 चार्ज फ्लो हो रहे हैं। जिसमें 10 चार्ज फ्लो रहे हैं उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो वोल्टेज है। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रेंड्स देखो, यहां पर मान लो एक चार्ज इस वायर के अंदर है, और मैंने इसको कनेक्ट किया है बैटरी से। यहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मान लो मेरे पास ये एक वायर है, और वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू किया क्योंकि आपने बैटरी कनेक्ट किया है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और जब आप इसको यहां से जब ये मूव करेगा तो कितना वर्क डन हुआ, काम कितना हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। तो V इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q। ठीक है, आप इसको स्मॉल q से भी लिख सकते हैं, कैपिटल Q से भी, सिंबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब ये चार्ज यहां से यहां मूव करने के लिए एक बार सर्किट में पूरा मूव किया ना, तो कितना वर्क हुआ। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज पर यहां पर फोर्स लग रहा है, और यहां पर जो है क्या हो रहा है, ये चार्ज डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो यहां पर वर्क होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वंस अराउंड द सर्किट, एक बार सर्किट में घूमने के लिए कितना वर्क होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, और याद रखना करंट वहीं पर फ्लो होगा जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट वहां पर फ्लो नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा बहुत सारी चिड़िया जो है वायर के ऊपर, नेकेड वायर के ऊपर जो लाइन गई होती है, ठीक है, उसके ऊपर जाकर वो बैठ जाते हैं, और बैठ जाते हैं फिर भी उन्हें करंट नहीं लगता है। पता है क्यों? क्योंकि जो है दोनों पैरों के बीच में सेम पोटेंशियल होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक जो है वायर है, एक यहां पर मान लो ये एक वायर है, इसमें से 250 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, 250 वोल्ट जा रहा है, तो यहां पर एक चिड़िया यहां पर आके बैठ गई, ये दोनों उसके पैर हैं। ये चिड़िया आके यहाँ पर बैठ गई, मेरी चिड़िया थोड़ा अलग दिख रही है, तो ध्यान से बस इसे हमें कॉन्सेप्ट देखना है, ड्राइंग पर नहीं जाना है, मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है। तो यहाँ पर देखो ये चिड़िया है, इसके दोनों पैर जो है यहाँ पर वायर पर है, और 250 वोल्ट इसमें से है, लेकिन फिर भी इसको करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 250 वोल्ट है। यहाँ पर वायर में, मेटल वायर में हम लोग जो हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं वो ऑलमोस्ट जीरो लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच में जो वोल्टेज होगा वो 250। तो यहाँ पर इस पैर पर 250 वोल्ट और इस पैर पर भी 250 वोल्ट। तो 250 माइनस 250 करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस लेना है हमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से इस चिड़िया के अंदर करंट फ्लो नहीं होता। और इसी को हम लोग जो कहते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। इक्वी मतलब इक्वल, और पोटेंशियल मतलब विभव, या फिर जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
तो इक्वी पोटेंशियल होने की वजह से चिड़िया को नहीं लगता, इसलिए करंट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी। जैसे हीट में मैंने बताया था, मेरा वीडियो देखेंगे उसमें आपको बताया था कि हीट अगर फ्लो तभी होगा जब दो चीजों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। एक बॉडी जो है 60 डिग्री सेल्सियस पर है और दूसरी बॉडी 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तभी जाके हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पर जो है यहाँ पर हीट फ्लो होगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में भी हमेशा जो है करंट कहां से कहां फ्लो होगा, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज तक। और याद रखना करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट में हम थोड़ा अलग लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो करंट का डायरेक्शन ये लेंगे, हालांकि इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ये हमें चीज याद रखना है। तो ये हो गया कितना पूरा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और पोटेंशियल का जो यूनिट होता है, अगर इसको मैं लिखूं तो इसका जो वर्क का यूनिट जूल होगा और चार्ज का कूलॉम। तो जूल पर कूलॉम जो है यूनिट हो जाएगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज का, या फिर इसको सिंपली हम लोग वी भी लिखते हैं, वोल्ट। तो यहां पर दो यूनिट है, तो अगर सीटेट एग्जाम में आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जूल पर कूलॉम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वोल्ट, और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी। जल्दबाजी में वोल्ट वी नहीं क्लिक करके आ जाना, क्योंकि दो यूनिट है यहाँ पर, और एक फिजिकल क्वांटिटी की 2 3 4 कितनी भी यूनिट्स हो सकती है, डिपेंड करता है फॉर्मूला क्या है। ठीक है, करंट का भी दो यूनिट है, एक एम्पियर और एक कूलॉम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 10th स्टैंडर्ड का ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो वोल्टेज है और करंट, दो चीजें होती है इलेक्ट्रिसिटी में। आप कितना भी हायर लेवल का करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जाओगे, सिर्फ दो चीजें पर हमें फोकस करना होता है, एक वोल्टेज और एक करंट पर। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट अगर किसी कंडक्टर में हम फ्लो करा रहे हैं, बैटरी कनेक्टेड है, तो वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब अगर आप बैटरी से वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, कंडक्टर के केस में, हर चीज में ये वैलिड नहीं है। इन केस ऑफ कंडक्टर, प्लास्टिक में वैलिड नहीं है, सेमी कंडक्टर में वैलिड नहीं है, बहुत तरह तरह की चीजें हैं। जैसे मेटालिक वायर जो हो गया, ठीक है, मेटालिक वायर में आपका स्टील का हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया, और आपका जो है गोल्ड का भी वायर चल जाएगा, जो भी मेटल्स हैं। तो मेटल में अगर जो है किसी चीज का फिजिकल कंडीशन आप चेंज नहीं करते, जैसे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वायर मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट बिल्कुल ही नहीं फ्लो होगा। अगर फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर हो गया या फिर उसका क्रॉस सेक्शन हो गया, मोटाई चौड़ाई वगैरह अगर कांस्टेंट फिक्स है, तब जो है क्या होगा कि वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। ठीक है, या फिर आप आई और वी का जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, और इसको हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। मतलब अब देखो, हमेशा क्यों नहीं फ्लो होता रहता है, मतलब एक बार आपने बैटरी लगा दिया, करंट फ्लो हुआ, हो रहा है मस्त में, जो है आपको वोल्टेज मिल रहा है, एसी चल रहा है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं बैटरी हटा दूं तो करंट क्यों रुक जाता है, तो रीजन है ये रेजिस्टेंस। जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो एटम होते हैं वायर के अंदर, वो जो है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकते हैं, बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर पर वो भी क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उनका जो है कोलिजन होता रहता है, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस जो है, इसका सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है। अगर इस पर एक अगर आप एरो मार दोगे तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब वो रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बाय यूजिंग सम मीन्स और सब कुछ यूज करके हम लोग उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे फैन का आप स्पीड बढ़ाते हो ना, नॉब लगा होता है, फैन का स्पीड बढ़ाते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट स्पीड बढ़ते जाता है, तो रेजिस्टेंस वहां पर एक्चुअली आप कम कर रहे हो। फैन का स्पीड कम करोगे तो जो है रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो है, तो अगर इस फॉर्मूला को अच्छे से देखूं मैं, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रांसपोजिशन यूज करके। तो आर क्या है, रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, इसलिए रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम होगा। मतलब कहीं अगर आपको करंट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो। ठीक है, और या फिर अगर आप रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और वोल्टेज देखो, वोल्टेज और यहाँ पर करंट में ये रिलेशन है।
अब वोल्टेज अगर अगर करंट बढ़ेगा तो जो है रेजिस्टेंस पर क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो ये हमारा जो है ओम्स लॉ हो गया, इसको याद रखना, V इक्वल टू आई आर। आई दे देगा, आर दे देगा, वी पूछ लेगा कितना होगा, या फिर वी दे देंगे, आई दे देंगे, रेजिस्टेंस पूछ लेंगे कितना होगा। तो ये सब वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपका हो गया। अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है। अभी इस फॉर्मूला में हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है हम लोग यूज कर सकते हैं करंट को कम ज्यादा करने के लिए। अब मान लो कहीं करंट मुझे बढ़ाना है, ज्यादा करंट चाहिए, तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। और अगर आपको मान लो करंट जो है कम चाहिए तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा मुझे। जैसे फैन का स्पीड, अब देखो फैन का स्पीड कितने काम की चीज है। अगर फैन का स्पीड, अगर आपको मान लो ठंड लग रही, फैन का स्पीड कम कर दो, आपको ठंड कम लगेगी। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही, फैन का स्पीड बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब क्या है, आप रेजिस्टेंस कम कर रहे हो। रेजिस्टेंस कम करोगे, करंट ज्यादा होगा, फैन ज्यादा तेज चलेगा, ज्यादा करंट पाएगा। तो इसलिए हमें बहुत सारे जगह पर इसकी जरूरत होती है। तो रेजिस्टेंस को ना कनेक्ट करने का जो तरीका है, अब रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो दो मेथड है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ही क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। अब बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास मान लो एक रजिस्टर ये है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस हम खुद बनाते भी हैं, ठीक है। आप जो है कोई भी सिरामिक वगैरह यूज करके, कार्बन वगैरह यूज करके रेजिस्टेंस बनाया जाता है। और बहुत एक्यूरेट नहीं बना सकते, लेकिन जैसे मान लो आपको 100 ओम एक्यूरेट चाहिए, तो वहां पर 95 ओम ये सब जो है हम लोग वो यूज कर सकते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस का यूनिट बताना मैं भूल गया, पहले वो बता देता हूँ। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर हो जाएगा V अपॉन आई। तो इस फॉर्मूला से रेजिस्टेंस का जो यूनिट बन रहा है वो V का होगा वोल्ट, और ये पर एम्पियर। ये जो है यूनिट हो गया किसका, रेजिस्टेंस का, एक यूनिट हो गया। दूसरा जो यूनिट है रेजिस्टेंस का, इसको साइंटिस्ट ओम्स ने, ओम्स लॉ से ये रेजिस्टेंस आया था, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर एक यूनिट बनाया गया है, ओम। या फिर इसको ये सिंबल हम लोग कहते हैं, ये सिंबल यूज होता है ओम रेजिस्टेंस। तो ये दो यूनिट यहाँ पर भी है। हालांकि इस फॉर्मूला के तोड़ के और भी यूनिट बना सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में हमें सीटेट पे नहीं पूछा जाता है। और भी यूनिट है रेजिस्टेंस की, इसको वोल्ट को आप जूल पर कूलम लिख दो, और इसके बाद इसको जो है, तो वो उतना हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो दो यूनिट यहाँ पर याद रखना, वोल्ट पर एम्पियर और ओम। तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, आपका यूनिट हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस का जो सिंबल है, रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो इस तरह से हम लोग बनाते हैं रेजिस्टेंस को, और आर लिखते हैं। तो मान लो फ्रेंड्स मेरे पास ऐसे तीन रजिस्टर हैं। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तीन रजिस्टेंस है मेरे पास। अब इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट करने का एक तरीका है कि ये वाला रेजिस्टेंस मैं लेता हूं, यहां पर R1 लिया मैंने ऐसे यहां पर R1, और ये दूसरा R2 में लिया R2, और तीसरा मैंने यहां पर R3 लिया। तीनों रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। एंड टू एंड कनेक्शन में यहां पर कर रहा हूं, तो एंड टू एंड कनेक्शन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। हालांकि आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं मान लो एक बैटरी यहां से कनेक्ट कर देता हूं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और याद रखना फ्रेंड्स, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। तो ये पॉजिटिव से ऐसे सर्किट से घूमते हुए और नेगेटिव पर आ जाता है, सर्किट कंप्लीट होता है। तो अब देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जब फ्लो होगा ना, तो रजिस्टर पर, अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सारे रजिस्टर पर जो है करंट सेम होगा। इसको आप चाहिए तो लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम। करंट रिमेन सेम। तो अगर यहां से मान लो आई करंट चला, तो इस रजिस्टर से भी आई करंट पास होगा, इससे भी आई करंट पास होगा, इससे भी आई करंट पास होगा, सब जगह क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा। लेकिन बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज हर जगह पर रिमेन सेम, और वोल्टेज इज डिफरेंट एट डिफरेंट रजिस्टर। तो वोल्टेज क्या होगा,
अलग अलग रजिस्टर पर अलग अलग वोल्टेज आएगा। जैसे यहाँ पर R1 है तो यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा, यहाँ पर V3 होगा। ठीक है। अब ये वोल्टेज सेम भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो ये बैटरी 15 वोल्ट की है और ये R1 R2 R3 भी तीनों बराबर हैं, तो अगर इस पर 5 आएगा तो इस पर भी 5 वोल्ट आएगा और इस पर भी 5 वोल्ट आएगा। मतलब सिमेट्री अगर होगा तो जैसे मान लो ये R1 R2 R3 तीनों बराबर हैं और ये 15 वोल्ट है, तो ये 15 वोल्ट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। 5 5 5 15 वोल्ट हो गए। तो ऐसे केस में जो है हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज बराबर है। लेकिन अगर ये R1 R2 R3 तीनों अलग अलग रजिस्टर हैं तो तीनों पर वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमें ये चीज याद रखना है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग रहता है। और दूसरा जो कनेक्ट करने का मेथड है, इसी को मैं जो है यहां पर हटा देता हूं। दूसरा जो मेथड है कि मैं तीनों को एंड टू एंड ना कनेक्ट करके तीनों को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूं। जैसे मान लो कि मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूं इन लोग को, ये पहला रजिस्टर, दूसरा, ये तीसरा, और तीनों को जो है एक ऐसे जोड़ दिया। एक वायर लिया मैंने, ऐसे जोड़ दिया और यहां से एक वायर निकाल के यहां पर मैंने बैटरी लगा दिया। इस तरह के कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ये हमें सबको पता है। लेकिन अब काम की चीज यहां पर है ये कि अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज रिमेन्स सेम थ्रू ऑल रजिस्टर। सारे रजिस्टर से वोल्टेज क्या होगा, सेम रहने वाला है। अगर मान लो ये 10 वोल्ट का बैटरी है तो 10 वोल्ट यहां पर भी आएगा, 10 वोल्ट यहां पर भी आएगा, 10 वोल्ट यहां पर भी आएगा। लेकिन करंट करंट क्या होगा, इस पॉइंट पर आने के बाद मान लो यहां से आई करंट चला फ्रेंड्स, तो आई करंट यहां से आया और यहां पर आते ही ये जो है I1, ये I2 और ये I3। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज होता है और वोल्टेज सेम रहता है। और सीरीज में वोल्टेज जो है अलग अलग रहता है और करंट जो है सेम रहता है। तो ये हमारे पास हो गया रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, और इस तरह से हम लोग रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। अब दूसरा जो है इनका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग डिस्कस, डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा और इसका क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है, सिर्फ वही चीज आपको पढ़ाऊंगा जिसमें कि सीटेट में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड भरोसा कीजिए, अगर आप इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आराम से बनते हैं। 1 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब देखो, अगर रजिस्टर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो ना, जैसे मान लो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को सिंपली हमें ऐड कर देना है। अगर ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, तो टोटल कितना रजिस्टर होगा सर्किट का, ये 15 ओम हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐड कर देना। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है ये, तो इनका जो फॉर्मूला होगा 1/R, पैरेलल में जो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस पर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, वीडियो जरूर देखना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो वीडियो जो आपका न्यूमेरिकल वाला आएगा तो उसमें आपको जो पूरा समझ में आ जाए कि क्या रियल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, ये 1/R1, 1/R2, 1/R3। अगर आप ध्यान से इन दोनों फॉर्मूला को देखो, ये दोनों फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स, तो आपको पता चलेगा कि किसी सर्किट में अगर मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना है, मतलब करंट कम करना है, तो मैं रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करूंगा। और किसी सर्किट में अगर मुझे रेजिस्टेंस कम करना है और करंट बढ़ाना है, तो रजिस्टर का यूज करके मैं पैरेलल में लगा दूंगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा सर्किट का, करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है कॉम्बिनेशन किया जाता है।
और हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। क्यों पैरेलल में जो है, अब हमारे घर में कितना वोल्ट आता है, 250 वोल्ट, 220, 230 वोल्ट आता है। ठीक है, अब ये जो है नॉर्मली 230 वोल्ट होता है इंडिया में, यूएसए वगैरह में थोड़ा ज्यादा होता है। और हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट होता है, उस पर हम लोग डिस्कस थोड़ी देर बात करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था हमारे घरों में जो है जैसे बल्ब लगा है, एसी लगा है, टीवी लगा है, रेफ्रिजरेटर लगा है, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। सो दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो वोल्टेज सेम रहने की वजह से सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलता है, सब उसी पर काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि सब पैरेलल में, तो अगर आपको कहीं पर जो है सर्किट अगर घर में आप देखो तो समझ जाओ कि वो क्या है, कि पैरेलल में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्ट करने पे क्या होगा, हर जगह अलग अलग वोल्टेज होगा तो सारा चीज अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये चीज हमें याद रखना, हाउस होल्ड में अप्लायंसेस इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, करंट जो होता है ना, करंट दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट करंट होता है और एक अल्टरनेट करंट होता है। डायरेक्ट करंट जैसे हमारा बैटरी होता है जो रिमोट से चलता है, जो रिमोट हम लोग बैटरी में जो रिमोट में हम लोग बैटरी लगाते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे घर में जो और भी चीजें जैसे बैटरी से जो चलती हैं वो डीसी करंट होता है। ठीक है, और जो हमारे घरों में ये कनेक्ट जो हमारे घरों में करंट गवर्नमेंट देती है वो एसी होता है। एसी के अपने फायदे हैं, ज्यादा फायदे हैं, नुकसान कम है। डीसी के जो है क्या होता है, उसके जो है थोड़ा नुकसान रहते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डीसी जो है एकदम सिर्फ एक वोल्टेज तक चलता है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये 5 वोल्ट है यहाँ पर, तो ये थ्रू आउट जो है 5 वोल्ट कंटिन्यूस मेंटेन करके रखेगा। लेकिन एसी में क्या होता है, एसी का जो है वोल्टेज हमेशा कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, और एसी में जो होता है एनर्जी लॉस भी कम होता है, और साथ ही एसी करंट का जो अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे इंडिया में जो है वो 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी किसका, एसी का। सीटेट में आया वो क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आवर हाउस होल्ड और इन इंडिया। तो उसमें जो है 50 हर्ट्ज करेक्ट ऑप्शन होता है। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, कि एक सेकंड में 50 बार ऑसिलेट करता है ये, तो इसीलिए हम लोग इसको 50 हर्ट्ज कहते हैं। और डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई अगर पेपर सेट करेगा इस टॉपिक पर, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट। इसका आंसर होगा 0। ठीक है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, उसमें कुछ ऑसिलेटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें याद रखना है। तो ये हमारा एसी और डीसी, और जो एसी का सिंबल होता है, एसी ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, साइनोसॉइडल होता है ये, मतलब इसमें जो है करंट जो है कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड में 50 बार हो रहा है तो हमें पता नहीं चलता है। अब जैसे आपके घर में लाइट जल रहा होगा, बल्ब लगा होगा, तो बल्ब ना एक्चुअल में रुक रुक के जल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि एक सेकंड में 50 बार जल रहा है, बुझ रहा है। तो इतना हमारा जो है परसिस्टेंस नहीं होता, इतना हमारे सेंसेस स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन ये जो है क्या है, कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एसी करंट हो गया, और डीसी करंट इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसी और डीसी के बारे में। फ्रेंड्स, इसके आगे का वीडियो मैं जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट पर लाऊंगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आप इसको इतना नोट्स बना लीजिए, और इसके बाद जो है आगे का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, कल मिल जाएगा आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और अपना ख्याल रखिए, और एडवांस में आप सबको हैप्पी दिवाली।